इन दोनों की बात चल रही थी सर, मेरा कुछ उससे ताल्लुक नहीं। तो इन्होंने सवाल किया कि बोला आपने मेरा नाम किसी आतंकवादी संगठन को दिया तो मैं क्या करूंगा। इसका मतलब सर आतंकवादी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? क्या हम लोग आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? क्या मालेगांव में मुस्लिम कम्युनिटी सब आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है? उसके बाद मैंने फिर इनसे सवाल करा कि सर आपने आतंकवादी का नाम कैसे लिया? तो बोले शहर में माहौल खराब है, वो जन्म दाखिले जो है बांग्लादेशी के इसके बन रहे, तो उसके जिम्मेदार कौन है सर? अधिकारी लोग है ना। माहौल खराब है तो आप उसका शहर का माहौल इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इसका जवाब चाहिए ना कि आपने आतंकवादी संगठन का नाम लिया क्यों? बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज ये बताइए कि आज 19 साल से वो अपने जिस्म में बम ब्लास्ट के ज़रात को लेकर घूम रहे हैं, उनका दिन और रात कैसे गुजरती होगी? हमें जो है हमारे पास इतना ही मुतालबा है कि उन्हें जो है जो मफरूर है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैं माजी सैनिक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो हकीकत है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन दिए थे। इन्होंने माजी सैनिक मैं माजी सैनिक नहीं भी बताया, बताएंगे तो मतलब, लेकिन माजी सैनिक नहीं बताया तो आपका बिहेवियर हर इंसान के साथ ऐसे रहेगा। बोलो सर, हम लोग है ना विद्युत विभाग में एक अर्जी देने के लिए आए थे, ये साथ में थे। इनका और उनका कुछ एप्लीकेशन था वार्ड नंबर 14 के ताल्लुक से, मुझे उससे कोई पता नहीं। मैं साहब से मिलने आया था, कमिश्नर साहब से मेरा काम था एकेडमी के ताल्लुक से, वो हमारी बात हुई, कोई बात नहीं साहब। तो साहब बात हुई तो ये इन्होंने मुझे बोला कि एप्लीकेशन लिखो, क्यों, जबकि मैं उस दिन भी साथ में था। पवार साहब ने बोले थे कि कमलेश काम नहीं कर रहा, उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन दो कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि मराठी में एप्लीकेशन लिखो। मैं मराठी में एप्लीकेशन लिख रहा था कि भाई कमलेश सर ने काम नहीं करे 15 दिन टेंडर से। तो इन्होंने उनसे पूछे कि सर ये कमलेश सर नहीं है तो इनकी जगह पे कौन काम करेगा? तो बोले मेरे पास बहुत काम है, मैं काम नहीं करूंगा। साहब से पूछो, ऐसा बोला। हाँ, साहब से पूछो, मेरे पास काम है, मैं नहीं करूंगा। तो इन्होंने उनसे सवाल करे कि आपका नाम क्या है? तो बोले मैं नाम नहीं बताऊंगा। इन्होंने सवाल करे कि आपका नाम क्या है? तो बोले मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो इन्होंने फिर पूछा क्यों नहीं बताएंगे? मैंने उस टाइम बोला आप मेरे नाम आरजी देके मेरा नाम गांव पता पूरी इन्होंने करेगा नहीं, बाद में बोला आपने उस समय बोले कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे, आप काम नहीं कर रहे। इन दोनों की बात चल रही थी सर, मेरा कुछ उससे ताल्लुक नहीं। तो इन्होंने सवाल किया कि बोला आपने मेरा नाम किसी आतंकवादी संगठन को दिया तो मैं क्या करूंगा। इसका मतलब सर आतंकवादी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? क्या हम लोग आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं? क्या मालेगांव में मुस्लिम कम्युनिटी सब आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई है? उसके बाद मैंने फिर इनसे सवाल करा कि सर आपने आतंकवादी का नाम कैसे लिया? तो बोले शहर में माहौल खराब है, वो जन्म दाखिले जो है बांग्लादेशी के इसके बन रहे, तो उसके जिम्मेदार कौन है सर? अधिकारी लोग है ना। माहौल खराब है तो आप उसका शहर का माहौल इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इसका जवाब चाहिए ना कि आपने आतंकवादी संगठन का नाम लिया क्यों? क्या मुस्लिम कम्युनिटी आतंकवादी से जुड़ी हुई है हर जगह? आपको नाम बताने में एक आप सरकारी कर्मचारी है, आपकी टेबल पे नेम प्लेट होनी चाहिए कि आपका नाम क्या है? मैं पूछूंगा साहब आपका, मैं नहीं पहचानता, मैं तो पहचानता, तो जब नहीं पहचानता तो नाम पूछेंगे। आप बोलने में अर्ज नहीं ना आपको, आप अर्जी दो, आप ऐसा करो, तो ये मुनासिब भी नहीं ना, ये मुनासिब भी नहीं है। आप जनता के नौकर है, आप जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। हाँ, कोई वर्ड अगर ऐसा तुमको ये जनता उसके बाद मुझसे मैं बताने के बाद भी बदतमीजी की सर इन्होंने। बदतमीजी इतनी की मुझसे कि मैं बोला माजी सैनिक, तो बोला मुझे अरे तुरे करके बोला तू निकल मेरे ऑफिस से, तू पढ़ा लिखा किस काम का है? अरे तुरे करके बात की सर। 24 साल सेना में नौकरी करके आया, तब भी मुझे अरे तुरे करके इन्होंने ऑफिस से निकालने के लिए बोला। तालीम मिली नहीं है पूरी, ये पढ़े लिखे नहीं क्या सर? हम भी गए तो बोले हात उचलला यांनी हात नाही उचलला सर. हात उचलला तिथे हा एक तुम्हाला रेकॉर्डिंग मध्ये दिसेल सर. रेकॉर्डिंग मध्ये दिसेल यांनी हात उचलला. यांना मी ओळखत नाही काही नाही, यांचा मी माझा यांचा संपर्क भी नव्हता ना. मी यांना आधी सांगितलं की माझा ओळखणं नाही, ओळखणं काम ही नाही ना. आरजी देऊन आम एक नागरिक, आम एक आदमी, आम आदमी आपको जवाब दे रहा है. अब ओळखणं बोलते साहब से बात करनी साहब, अगर हमारा आदमी गलत बोला होगा तो हम पूरे आप माजी सैनिक है सपोज, तो पूरे कारपोरेशन के लिए हम सॉरी बोलते हैं। अगर उससे हुई गलती, लोअर लेवल का कर्मचारी है, हम कॉर्पोरेशन की तरफ से सॉरी, आप माजी सैनिक है इसलिए आपसे आप भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वो होगा
सर हम किसी को बेशक साहब आप गलती तस्लीम कर रहे, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इस तरीके के शब्द अगर एक ऑफिसर ने नहीं करना किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई, और सुनो ना, कारपोरेशन उनको क्या सस्पेंड कर सकती, या इस तरीके के जुमले पे आप वो कार्रवाई करो। आपका आसानी से बोलना, उन्होंने सारे शब्द झूठ बोले, इन्होंने ही गलती की। इनके सर आपके जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ लेते, इनका बात करने का तरीका बिल्कुल गलत था। इन्होंने एकदम बदतमीजी से बात करी, और उसके बाद ये बताया भी कि मैं आर्मी का हूँ, तो भी इन्होंने बदतमीजी से बात करी। सर आपने सॉरी बोला, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ, इसकी पनिशमेंट और इसकी क्या कारपोरेशन क्या कार्रवाई करेगी? टेंडर काढण्यासाठी गन पॉइंट वर आणण्यासाठी एक मिनट, अब दूसरा विषय ये है, एक मिनट हा विषय होता त्यांचा ऐक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम बड़े कब्रस्तान में कुल जमाती तंजीम की जानिब से एक एहताजी धरना दे रहे हैं। जो ये हमारा धरना जो है 2006 के बाद से जारी है। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि हमें जो है हमारे मुस्लिम कब्रस्तान में बम ब्लास्ट हुआ और हमारे ही मुस्लिम गिरफ्तार हुए। 2006 जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट का जो है ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आज उसको 19 साल गुजर गए हैं। फिलहाल इसमें 4 गैर मुस्लिम मुल्ज़िमीन मुकदमात का सामना कर रहे हैं जो जमानत पर रिहा हैं। उसमें नंबर 1 मनोहर सिंह है, दूसरा नरवारिया, राजेंद्र चौधरी, धान सिंह और लोकेश शर्मा मुकदमा का सामना कर रहे हैं। हम कुल जमाती तंजीम की जानिब से NIA से मुतालबा करते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट में मुकदमे की समाअत करे और इक़दाम इसके ऊपर किया जाए। रियासती हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं हम कि वो मुस्लिम नौजवानों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उन्हें जो है उनका मुआवजा दिया जाए। और 2008 के बम ब्लास्ट में आज जो है उसको 17 साल गुजर चुके हैं। उसमें 2 मुल्ज़िमीन के ओकला की जो है बहस मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें एक जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दूसरे जो है कर्नल पुरोहित। और हम जो है कुल जमाती तंजीम की जानिब से NIA से गुजारिश करते हैं कि वो मुकदमे की जल्द समाअत को मुकम्मल करे और फैसला सादिर करे। NIA से मुतालबा किया जाता है कि उस मुकदमे में जो मफरूर फरार मुल्जिम है उन्हें जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस बम ब्लास्ट में जो है तो कम से कम 300 से लोग ज़्यादा जख्मी हुए थे। आज वो जख्मी ऐसे हैं जिनके जख्म जो है उनके अंदर जो है फॉरेन बॉडी आज भी मौजूद है। कहीं कहीं फॉरेन बॉडी उनकी ऐसी है कि अगर उसको निकाला जाए तो उनकी जो है नस भी कट सकती है। इसलिए उस फॉरेन बॉडी को सर्जनों ने कहा कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। आज ये बताइए कि आज 19 साल से वो अपने जिस्म में बम ब्लास्ट के ज़रात को लेकर घूम रहे हैं। उनका दिन और रात कैसे गुजरती होगी। हमें जो है हमारा बस इतना ही मुतालबा है कि उन्हें जो है जो मफरूर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा कब्रस्तान में कुल जमाती तंजीम की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। ये 19वां धरना है। 18 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कुल जमाती तंजीम की एक ही पुकार है, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हमने आज भी नायब तहसीलदार को एक मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि जो महरूसीन और जो भी लोग इसमें शहीद हुए उनको इंसाफ दिया जाए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से आज शहीदों की यादगार पर एक धरना रखा गया और ये धरना सिर्फ मालेगांव शहीदों की यादगार पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये धरने का एहतमाम किया गया और अभी जारी है। ये धरना रखने का मकसद ये था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लोगों को पता होगा गुज़िश्ता कई महीनों से JPC के ज़रिए मशवरे लिए जा रहे थे, लोग अपनी राय दे रहे थे। लगभग करोड़ों की तादाद में इस मुल्क की आवाम ने अपनी राय रखी। आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि जॉइंट पार्लियामेंटेरियन कमेटी यानी JPC एक झूठा ढकोसला था और एक भद्दा मजाक था। वो इसलिए कि आज राज्यसभा में जब इस पर बहस हो रही है तो JPC के अंदर तमाम जो लोग शामिल थे उनके मशवरों को, उनकी राय को, उनके व्यूज़ को दरकिनार रखकर जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके बयानात को उसके अंदर ऐड किया गया।
और एक जालिमाना फैसला सुनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस जेपीसी के ज़रिए लिए गए फैसले की मजम्मत करती है और सरकार की मजम्मत करती है इस फैसले को लेकर। ये फैसला हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के ख़िलाफ़ में है। वो ऐसे है कि जो वक्फ़ की ज़मीन हमने अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दी, अल्लाह को तोहफे में दे दी, वो उसका आगे मुस्तकबिल में क्या करना है इसका फ़ैसला ऐसे लोग करेंगे जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने माजी में भी इस ताल्लुक़ से इसी जगह पर धरना लेकर हमने ये बात को रखी थी। आज जेपीसी के आज सरकार राज्यसभा के अंदर जो हंगामा हो रहा है, मैं ऐसे तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जिन लोगों ने वक्फ तरमीम के ताल्लुक़ से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। बिलखुसूस जो अपोजिशन के लोग हैं कॉरपोरेशन में, उन लोगों ने अपना आवाज़ उठाई, मैं उनका मशकूर हूँ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस मौके पर हमारा यही स्टैंड है कि हमें किसी भी सूरत में इस बिल को मंजूरी नहीं देना है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और मुस्लिम समाज के ऊपर आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हमला है। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो सरकार का एनआरसी का प्रोग्राम है, ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सड़कों पर उतर कर आज एहतजाज कर रही है, इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। ये मंजूर हो गया तो उसके बाद आपकी कार्रवाई? देखिए, जमहूरी मुल्क में जिन जिन बातों का जमहूरी ढंग से विरोध करना चाहिए, जो फैसले सरकार की तरफ से गलत तरीके से लिए जा रहे हैं, दो ही जगह उसका हल है, एक अदालतों में और एक सड़कों पे। माजी में भी हमने कहा, तो हम सड़कों पे उतर कर एहतजाज बिल्कुल करेंगे और ये बिल को मरते दम तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज हम कारपोरेशन आए थे। असल में मसला ये है कि एक छोटे से फंड के लिए भी जो मुखलिस लोग रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, जो टक्केवारी नहीं देते, उनका काम यहाँ पे रुक जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एलईडी लाइट वार्ड नंबर 14 के लिए 77 एलईडी लाइट जो है यहाँ पर जो है मैंने अपनी मेहनत से पास करवाया था। कमिश्नर साहब ने उस पर बजट भी दिया। बजट देने के बाद जो है उसे बजट गिर गया। 10 दिन से जो है पावर डिपार्टमेंट के अंदर वो फाइल पहुंच गई। उसका 10 दिन से टेंडर फ्लैश नहीं कर रहे। उससे जब वजूहात मैंने मालूम की कि टेंडर क्यों नहीं फ्लैश कर रहे, तो उसकी वजह ये मालूम पड़ी कि कमलेश जो है वो छुट्टी पे है, जो वहां के क्लर्क है। अरे भाई, अगर वो छुट्टी पर है, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसका सब्सिट्यूट भी तो कारपोरेशन के पास होना चाहिए। ये देखने के बाद मैं वहां पर आया, मैंने बोला कि यार बजट जो है सब कुछ हो गया, फिर टेंडर क्यों नहीं फ्लैश कर रहे। तो वहां पर एक अधिकारी जो क्लर्क उसकी जगह बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या वजह है। तो पवार साहब ने बोले कि काम करो, कमलेश नहीं आ रहे तो उसके ताल्लुक से एक अर्जी दे दो कि वो सही से काम नहीं कर रहा। वो अर्जी यूनुस आर्मी मैन और मैं, हम दोनों वो अर्जी लिखते बैठे हुए थे। तो मैंने जो दूसरा क्लर्क है, तो मैंने बोला कि आप टेंडर को फ्लैश कर दो। तो उसने बोला, मैं बोला आपका नाम क्या है? तो बोले मैं नाम नहीं बताऊंगा। बोला भाई क्या वजह है? मैंने फिर से पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जो है अपना नाम बताया नहीं। चलो ये बात भी हो गई। उसके बाद जो है हमारी उससे कोई बातचीत हुई कि भाई ये जो है टेंडर फ्लैश नहीं हुआ, ऐसा ऐसा। उसका बोलना ये था, उसने आतंकवादी जो है लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया। एक रिटायर्ड आर्मी मैन को उसने आतंकवादी कहा और एक सोशल वर्कर जो शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करता, उसको आतंकवादी किया। ये सारी चीजें सुनने के बाद मालेगांव शहर कई सोशल वर्कर और जो मुखलिस लोग थे वो लोग भी आए और हमने उसको इस तरीके की हमने पुलिस स्टेशन की कार्रवाई की। मैंने आयुक्त साहब से कहा कि ऐसे कर्मचारी को और ऐसे ऑफिसर को आप प्लेसमेंट और जॉब पे ना रखें जो इस तरीके की आतंकवादी का इल्जाम मालेगांव शहर, क्योंकि जहां तक आप देखेंगे 70% टैक्स जो है वही मुस्लिम आबादी वाले जो लोग यहाँ पर टैक्स भरते हैं और जिनकी निस्बत में कारपोरेशन चलती है। लेकिन आप यहाँ का सर्वे उठाकर देखेंगे, शहरें उठाकर देखेंगे, तो इतने कम लोग जो है मुस्लिम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट पे है। तो इसकी वजह क्या है कि मुस्लिम के अंदर टैलेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात मुसलमानों को आतंकवादी कहना, मुसलमानों को गलत सलत जुमलों को इस्तेमाल करना। पहली बात तो एक ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता पे यहाँ पे वर्क करे, ना कि बरादरी और जात पर जो है यहाँ पर करे।
तो मैंने जो है किला पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कार्रवाई की। मेरी अभी कमिश्नर साहब से मीटिंग होगी। मैंने उनको कहा कि ऐसे आदमी को अगर आप यहां से जॉब से नहीं निकालते हैं तो मालेगांव डेवलपमेंट फर्म और एशाम बेकरी वाला और मालेगांव शहर के गैयूर मुसलमान जिनको ये झटका लगा है कि एक आर्मी ऑफिसर को यहां पर जो है आतंकवादी कहा गया, तो मैं यहां पे धरना आंदोलन दूंगा। हजारों की तादाद में इस कारपोरेशन में धरना आंदोलन दूंगा। और उसके बाद जिस तरीके की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो कानूनी लड़ाई है उसके खिलाफ हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा मुतालबा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ऑफिसरान को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है और यही कोशिश लेकर हम यहाँ पर आए और इंशाल्लाह इसके लिए कमिश्नर साहब भी जो है वो बेहतर एक सेकुलर जहन वाले इंसान है, वो इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी उनसे मेरी मीटिंग होगी इस ताल्लुक से। आप किला पुलिस स्टेशन गए तो क्या कार्रवाई? किला पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एक अर्जी दिया कि यार उसके ऊपर एफआईआर दाखिल की जाए। वो वहां के पीआई ने इत्मीनान दिलाया है कि ये जो भी कार्रवाई है मैं ये कमिश्नर साहब को ये लेटर वहां पर भेजूंगा। उसके बाद जो भी हमारी बातचीत होगी फिर वो आगे जिस तरीके की नजर रहेगी, जो कार्रवाई नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट हम आगे और जाएंगे। क्या लग रहा है इत्तेजाम भाई कि एक देश के जवान को जो आर्मी में थे और अभी रिटायर हुए, उनके कारपोरेशन का कर्मचारी अधिकारी जो है तो आतंकवादी का लफ्ज बोला, तो क्या वजह हो सकती है? कई मालेगांव के अंदर जो रोहिंग्या घुसपैठे बांग्लादेशी जो आरोप लगा रहे, कई इसके दिमाग पे असर तो नहीं हो गया? देखिए, सबसे अहम बात तो पहली बात तो मालेगांव शहर के अंदर ना बांग्लादेशी है ना रोहिंग्या है। कार्रवाई तो एसआईटी की टीम हो या कोई भी हो, सबसे पहले आप जन्म दाखिले देखेंगे तो उसमें कमिश्नर की सिग्नेचर होती है। उसके बाद ऑफिसरान भी तहसीलदार रहता है, प्रांत रहता है, सारे लोग तो इसी के अंदर यही लोग रहते हैं। फिर बांग्लादेशी के डॉक्यूमेंट बंद कैसे रहे? कार्रवाई तो इनके ऊपर होना चाहिए। और ऑफिसरान इतनी मनमानी कर रहे हैं, 70% टैक्स भरने के बाद भी जो है आज आउटर और सेंट्रल का फर्क देंगे तो आपको एहसास होगा कि सेंट्रल तब्दील हो गया, आउटर उसी तरह। तो मैं वही कर रहा कि पढ़े लिखे लोग, सुलझे हुए लोगों की एक कमेटी मालेगांव शहर में बनना चाहिए। और जो अदर कमेटी उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक ऐसे सोशल वर्कर और ऐसी कमेटी के पास आई नहीं कि जिनसे वो मुतालबा करे आप भी हमारे साथ जुड़ के शहर की लिए जो लड़ाई करें। लेकिन एसआईटी के ताल्लुक से भी घबराने की जरूरत नहीं। एशाम बेकरी वाले का राब्ता ऑफिस 3000 स्क्वायर फीट पे अब्दुल्ला नगर में बना हुआ है। आप लोग वहां पर आ सकते, जो भी मसाइल जो भी तकलीफ है, क्योंकि हम एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, हमको कानून समझता है। तो मैं आवाम से यही कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं, आप वहां पर आओ, 100% नुमाइंदगी की जाएगी और शहर में जो छचन चल रहा है उससे बिल्कुल ध्यान न दें। अच्छा, क्या हुआ उसमें जो आतंकवादी का लफ्ज इस्तेमाल के बाद में कोई आपकी बैठ के कोई बात हुई, माफी वगैरह मांगा या सॉरी कुछ बोला? देखिए, वहां पे सिटी इंजीनियर वगैरह वो सारे लोग बैठकर सिटी इंजीनियर ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी गलती करने की माफी जी उसकी सजा नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई ऑफिसर तो हर तरीके से कभी जो है हिंदू भाई को, कभी मुस्लिम भाई को आतंकवादी कहेगा, दोनों को कह सकता है, मुस्लिम भाई को भी कह सकता है, हिंदू भाई को भी कह सकता है। तो ये सरासर गलत है। उसकी सजा यही है कि ऐसे ऑफिसरों को जो है उसका बायकॉट करना चाहिए, उसको रेस्टिगेट करना चाहिए और उसको यहां से जॉब से निकालना चाहिए। ये आसान मुतालबा है हमारा।